everyone, welcome back to my channel Brightest Perception. So today we will be going to cover fiscal policy, which is very important topic as at least one question appears every year from this topic. So let's move forward and understand what is fiscal policy. But before proceeding, we will have to understand about policies of the government, that what were the policies that our government is using. So government use various policies to regulate the economy and to maintain stability in the economy. So first of all is monetary policy, then second is fiscal policy एंड फॉरेन ट्रेड पॉलिसी. इसके अलावा भी और भी पॉलिसीज़ होती हैं जो कि हमारी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया यूज़ करती है, बट मॉनेटरी पॉलिसी एंड फिजिकल पॉलिसी मतलब बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है हमारी मॉनेटरी एंड फिजिकल पॉलिसी. सो मॉनेटरी पॉलिसी क्या होता है, इसको जो कंट्रोल है इसका पूरा आरबीआई के पास में होता है, और आरबीआई मॉनेटरी पॉलिसी के थ्रू जो मनी सप्लाई है हमारी इकोनॉमी में उसको रेगुलेट करने का काम करती है, क्योंकि मनी सप्लाई का भी इम्पैक्ट हमारे इन्फ्लेशन पे और इन चीज़ों पे पड़ता है. जैसे अगर मनी सप्लाई बढ़ जाएगा तो चीज़ें महंगी हो जाएंगी, इन्फ्लेशन हो जाएगा इकोनॉमी में, एंड सिमिलरली अगर कम होता है तो इसलिए आरबीआई क्या करती है, थ्रू मॉनेटरी पॉलिसी मनी सप्लाई को रेगुलेट करने का काम करती है हमारी इकोनॉमी में. देन आता है फिजिकल पॉलिसी. तो फिजिकल पॉलिसी जो होती है हमारी गवर्नमेंट से रिलेटेड होती है, मतलब इसका पूरा कंट्रोल गवर्नमेंट के पास में होता है, और इसका जो मेन एम होता है वो होता है हमारा हायर इकोनॉमिक ग्रोथ और डेवलपमेंट, मतलब इकोनॉमी में ग्रोथ हो, डेवलपमेंट हो, इसके लिए जो है ना फिजिकल पॉलिसी यूज़ की जाती गवर्नमेंट के द्वारा. देन लेट्स मूव फॉरवर्ड कि पहले समझते हैं हम लोग फिजिकल पॉलिसी क्या होती है. ठीक है, मॉनेटरी पॉलिसी हम सेपरेट चैप्टर में करेंगे, एंड फिजिकल पॉलिसी की बात करते हैं कि फिजिकल पॉलिसी क्या है. तो फिजिकल पॉलिसी का अगर हम लेमन लैंग्वेज में बात करते हैं तो देखो, मैनेजमेंट जो गवर्नमेंट के पास में मनी है उसके मैनेजमेंट को लेके जो स्ट्रेटेजीज होती है वो फिजिकल पॉलिसी का पार्ट होती है. सो हियर इट इज़ रिटन दैट स्ट्रेटेजीज विद रिस्पेक्ट टू मैनेजमेंट ऑफ मनी अवेलेबल टू गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इज नोन एज फिजिकल पॉलिसी. अब गवर्नमेंट के पास जो मनी होती है वो डिफरेंट अकाउंट्स में होती है, मतलब 3 मेजर ऐसे अकाउंट है जिसमें गवर्नमेंट के पास जो भी इनकम हो रहा है. अब गवर्नमेंट को इनकम कहाँ से होगी, गवर्नमेंट को इनकम होगी हमारे टैक्सेस से. जो भी टैक्स हम लोग पे करेंगे, तो जितना भी टैक्स है वो सारी गवर्नमेंट की इनकम है. अब जैसे हम अपने पैसे को अपने सेविंग अकाउंट में रखते हैं, तो सिमिलरली गवर्नमेंट के पास भी जो भी पैसा आ रहा है तो गवर्नमेंट क्या करेगी, उस पैसे को अकाउंट में रखेगी. तो गवर्नमेंट मेजरली 3 अकाउंट में रखती है, जिसमें होता है फर्स्ट का हमारा कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया, सेकंड विल बी कॉन्टिजेंसी फंड ऑफ इंडिया, एंड थर्ड इज पब्लिक अकाउंट. इन 3 जो अकाउंट है इनमें गवर्नमेंट का सारा पैसा क्या होता है, रखा जाता है. अब फटाफट बात करते हैं कि कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया क्या होता है. तो कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया जो होता है इसका कंट्रोल होता है हमारी पार्लियामेंट के पास. वहीं अगर कंटिजेंसी फंड ऑफ इंडिया की बात करते हैं तो कंटिजेंसी फंड ऑफ इंडिया का जो कंट्रोल होता है वो हमारे प्रेसिडेंट के पास. एंड पब्लिक अकाउंट का जो कंट्रोल होता है वो होता है हमारी मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस, जो कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के अंडर में ही आती है, उसके पास में पब्लिक अकाउंट का कंट्रोल होता है. ये हम लोगों ने पॉलिटी में भी पढ़ा है. अब जैसे कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया की बात करो तो कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया के हमारे आर्टिकल 261 में डिस्क्राइब है कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया के बारे में, और इसमें क्या जो भी टैक्सेस है, जो भी इंटरेस्ट है, जो भी लोन्स है, मतलब ओवरऑल अगर हम लोग शॉर्ट में बात करते हैं तो जितनी भी इनकम गवर्नमेंट की हो रही है वो सारी पहले कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया में जाएगी. दैन कंटिजेंसी फंड ऑफ इंडिया, इसमें क्या होता है कि इसका कंट्रोल होता है हमारे प्रेसिडेंट साहब के पास में, एंड ये हमारे आर्टिकल 267 के तहत डिस्क्राइब किया गया है. एंड वही अगर हम पब्लिक अकाउंट की बात करते हैं तो पब्लिक अकाउंट हमारा मिनिस्टर ऑफ फाइनेंस के अंडर में होता है. इसमें क्या होता है, जितना भी पैसा हमारा पोस्ट ऑफिस के पास में है वो सारा इसमें आता है. कंटिजेंसी फंड ऑफ इंडिया में इमरजेंसी और डिजास्टर, मतलब जो भी अगर कुछ इमरजेंसी हो रही है या कोई डिजास्टर वाली सिचुएशन आ रही है तो इसमें जो पैसा रहेगा वो हमारे कंटिजेंसी फंड ऑफ इंडिया से ही आएगा. वही अगर हम बात करते हैं पब्लिक अकाउंट की, तो पब्लिक अकाउंट में जो है कोई भी कंट्रोल पार्लियामेंट का नहीं होता है. एंड इसमें क्या होता है कि ये आर्टिकल 266 क्लॉज 2 के तहत हमारा आता है, और इसमें जो है पार्लियामेंट का कोई भी कंट्रोल नहीं होता है. इन शॉर्ट अगर मैं आपको समझाना चाहूँगी कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया क्या होता है, तो जो फंड होता है इसमें क्या डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट टैक्सेस लोन्स टेकन बाय इंडियन गवर्नमेंट वो सारे इसमें आते हैं. देन आएगा रिटर्निंग ऑफ लोन्स, इंटरेस्ट ऑफ लोन्स टू द गवर्नमेंट बाय एनी वन एजेंसी दैट हैज़ टेकन इट. द गवर्नमेंट मीट्स ऑल इट्स एक्सपेंडिचर फ्रॉम दिस फंड. वी विल हैव टू अंडरस्टैंड कि जितने भी एक्सपेंडिचर गवर्नमेंट के हो रहे हैं वो सारे इसी फंड से होंगे. ठीक है, हम किसकी बात करें, कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया की. तो जितने भी एक्सपेंसेस गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के होने हैं वो सारे कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया से ही होंगे. एंड द गवर्नमेंट नीड्स पार्लियामेंट्री अप्रूवल टू विदड्रॉ मनी फ्रॉम दीज. The provision for these fund is given under Article 266(1) of the Constitution of India. Each state can have its own consolidated fund of state with similar provision. अगर
जैसे हमारा कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया है, वैसे कंसोलिडेटेड फंड ऑफ किसी भी स्टेट का भी हो सकता है, और लेकिन उसके प्रोविजन यही रहेंगे कि जितनी भी इनकम होनी है, जितने भी टैक्सेस है, इंटरेस्ट है, लोन के जितने भी पैसा आना है, डायरेक्ट हो इनडायरेक्ट हो, वो सारा कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया में जाएगा, एंड वहीं से जो है गवर्नमेंट अपने एक्सपेंडिचर को मीट कर सकती है। कंटीजेंसी फंड जो है ना, वो हमारे इमरजेंसी के लिए बनाया गया। इसमें मतलब ये होता है कि हम लोगों को इतना पैसा इसमें कुछ मेंटेन करके रखना ही है। तो अगर आप उतना पैसा मेंटेन करके रखोगे, जैसे कोविड के पहले 500 करोड़ का था, लेकिन अब उसको बढ़ा के 3000 CR का कर दिया गया है। क्योंकि क्या होता है कि देखो, कोविड-19 में सबने देखा कि इसमें जैसे हम लोगों को कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया में पार्लियामेंट से अप्रूवल लेनी पड़ती है, पर अगर कोई इमरजेंसी आ रही है, कहीं डिजास्टर आ रहा है, कोई साइक्लोन आ रहा है, कोविड-19 का पेंडेमिक आ गया था, तो वहाँ कहाँ पार्लियामेंट बैठेगी, कहाँ उनका अप्रूवल होगा। तो इसीलिए क्या होता है कि कुछ अगर ऐसी इमरजेंसी आती है तो उसके लिए फिर हम लोगों ने कंटीजेंसी फंड ऑफ इंडिया बनाया। अब जैसे अगर कोविड-19 के टाइम पे लेट्स सपोज हमने 200 करोड़ का क्या किया, खर्चा कर दिया कंटीजेंसी फंड ऑफ इंडिया में से, तो जब भी पार्लियामेंट की बैठक होगी तो उसमें क्या होगा, प्रेसिडेंट जो रहेंगे हमारे, वो बता देंगे कि ये हम लोगों ने इतना खर्चा हुआ है, तो वापस से जो कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया से क्या करेगा, मनी ट्रांसफर कर दी जाएगी कंटीजेंसी फंड ऑफ इंडिया में। वहीं पब्लिक अकाउंट की बात करते तो जो भी पैसा हमारा पोस्ट ऑफिस में या फिर क्या बोलते हैं हमारे PF का जितना भी पैसा रहता है वो सारा पब्लिक अकाउंट में ही जाता है। ठीक है, पब्लिक अकाउंट में जो है पार्लियामेंट का कोई भी रोल नहीं होता है। क्योंकि देखो क्या हो रहा है, अगर हम लोगों ने पोस्ट ऑफिस में कोई हमने FD करवाई है नॉर्मल हम लोगों ने, तो अगर हमको वो FD तुड़वानी है ना, या फिर हम लोगों ने PF है, हमको PF अर्जेंट में तुड़वानी है, PF खुलवानी है, तो हम लोग बार बार थोड़ी पार्लियामेंट का अप्रूवल लेने जाएंगे। इसलिए पब्लिक अकाउंट में क्या होता है कि वो पैसा रख दिया जाता है, जिसमें पार्लियामेंट की अप्रूवल नहीं होती है, सिर्फ मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस के अंडर में आता है। आर्टिकल 266(2) क्या है इसमें, इसके अंदर में इसका मेंशन किया गया है ना। लेट्स मूव फॉरवर्ड, फिस्कल पॉलिसी के कुछ इंस्ट्रूमेंट्स की बात करते हैं फटाफट से कि कौन कौन से ऐसे इंस्ट्रूमेंट है जो फिस्कल पॉलिसी को रेगुलेट करने में मदद करे। सबसे पहले आएगा हमारा गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर, जिसको हम लोग G से रिप्रेजेंट करते हैं। देन सेकंड विल बी रिसिप्ट्स। रिसिप्ट्स मतलब कि जितने भी टैक्सेस, गवर्नमेंट की रिसिप्ट मतलब होता है हमारी इनकम। ठीक है, गवर्नमेंट की कोई इनकम नहीं होती है, गवर्नमेंट क्या करती है, पैसा कलेक्ट करती है टैक्सेस के फॉर्म में, तो रिसीट में आएंगे हमारे टैक्सेस। और ऊपर हम लोगों ने गवर्नमेंट के एक्सपेंडिचर देखे थे। एंड थर्ड विल बी डेट। ये जो है मेजरली 3 इंस्ट्रूमेंट है फिस्कल पॉलिसी के, जो क्या करेंगे, पूरी फिस्कल पॉलिसी को रेगुलेट करने का काम करते हैं ना। इसके पहले हम लोग देखते हैं कि जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया क्या कर रही है। देखो भैया, हमारी गवर्नमेंट क्या करती है कि ना, जो भी खर्चा कर रही है, ठीक है, तो गवर्नमेंट एक्सपांड अपने मनी को जो भी एक्सपेंड कर रही है, एक्सपेंडिचर कर रही है, तो वो किन किन सेक्टर पे करेगी, तो वो सेक्टर करेंगे हमारी जो यहाँ पे मेंशन जैसे किया गया, एग्रीकल्चर एंड लाइफ सेक्टर, इंडस्ट्री सर्विस सेक्टर में जैसे हेल्थ, एजुकेशन, ट्रांसपोर्ट एटसेट्रा, इंफ्रास्ट्रक्चर, डिफेंस, पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन, वेलफेयर स्कीम्स फॉर सोशल सेक्टर डेवलपमेंट और एटसेट्रा। इन सब में क्या करेगी गवर्नमेंट, अपने मनी को एक्सपेंड करेगी। अब एक्सपेंड क्यों कर रही है, देखो गवर्नमेंट ने मनी एक्सपेंड की, पर उसका गोल क्या है, हायर इकोनॉमिक ग्रोथ एंड डेवलपमेंट। अगर ये सारे सेक्टर हमारी कंट्री के डेवलप होंगे तो इससे कहीं ना कहीं हमारी इकोनॉमी की ग्रोथ होगी, इकोनॉमी का डेवलपमेंट होगा। और इकोनॉमी की ग्रोथ और डेवलपमेंट टारगेट है हमारा फिस्कल पॉलिसी का। यही अभी हम लोगों ने स्टार्टिंग में देखा था कि फिस्कल पॉलिसी का टारगेट है हायर इकोनॉमिक ग्रोथ एंड डेवलपमेंट, यही इसका एम था। सो गवर्नमेंट डिफरेंट सेक्टर्स में मनी को एक्सपेंड करती है ताकि इन सेक्टर्स का डेवलपमेंट हो सके, ताकि जो है हमारे फिस्कल पॉलिसी का एम उसको अचीव करने के लिए सारे सेक्टर्स में हम लोग क्या करते हैं, एक्सपेंडिचर करती है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। नाउ लेट्स मूव फॉरवर्ड और हम देखते हैं ऑब्जेक्टिव्स क्या क्या फिस्कल पॉलिसी के। सो फिस्कल पॉलिसी के अगर ऑब्जेक्टिव्स की बात करते हैं तो द ऑब्जेक्टिव्स आर मेंटेन इकोनॉमिक स्टेबिलिटी, इकोनॉमी में स्टेबिलिटी बनी रहे। एक तो ये ऑब्जेक्टिव टू एक्सेलरेट इकोनॉमिक ग्रोथ, reduction in inequalities in income and wealth, attainment of full employment, price stability and attaining external equilibrium. These are the objectives of fiscal policy. अब कैसे स्टेबिलिटी आएगी, कैसे ग्रोथ होगी, कैसे इनइक्वालिटीज़ होगी, इनकम में वो कम होगी, फुल एम्प्लॉयमेंट कैसे, तो ये सारी चीज़ें हम लोग बस थोड़ी देर में कंप्लीट करेंगे। बट अभी जो आपको सिर्फ ऑब्जेक्टिव्स को पढ़ना है कि अच्छा ये है जो है हमारे फिस्कल पॉलिसी के ऑब्जेक्टिव्स है। अब देख लेते हैं फिस्कल पॉलिसी के इंस्ट्रूमेंट्स, ये हम लोगों ने देखे थे अभी, गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर, रिसीट एंड डेट। सो दीज आर द इंस्ट्रूमेंट्स। नाउ अब हम लोग आगे बढ़े उसके पहले हम लोग समझ लेते हैं कि फिस्कल पॉलिसी का एक कंपोनेंट है बजट। ठीक है, तो अगर हम प्रेजेंटेशन ऑफ बजट कंपोनेंट की बात करते हैं, बजट इज द पार्ट ऑफ फिस्कल पॉलिसी। ठीक है, रिमेंबर दिस, क्योंकि हमारी गवर्नमेंट क्या करती है, हर साल बजट लेके आती है। 1 फरवरी को हमारे फाइनेंस मिनिस्टर बजट को अनाउंस करते हैं। सो बजट इज अ पार्ट ऑफ फिस्कल पॉलिसी। बजट इन कंटेक्स्ट ऑफ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इज अ फाइनेंशियल स्टेटमेंट विद रिस्पेक्ट टू एक्सपेंडिचर एंड रिसीट, मतलब जितना भी एक्सपेंडिचर हो रहा है, जितनी भी रिसीट है, उसको लेके एक फाइनेंशियल स्टेटमेंट जो हमारे फाइनेंस मिनिस्टर क्या करते हैं, प्रेजेंट करते हैं बिफोर द पार्लियामेंट। और ये एक फिस्कल पीरियड के लिए होता है, मतलब हमारा 1 अप्रैल से लेके 31 मार्च के लिए ये क्या होता है,
पूरा हमारा बजट बनाया जाता है। एंड ये जितना भी होता है वो सारा एस्टिमेटेड होता है, इसमें कुछ भी जो है ना हमारा मतलब ऐसा नहीं है कि एग्जैक्ट वो बता रहे हैं, सिर्फ एस्टिमेट करके, क्योंकि हमारा जो बजट आ रहा है वो नेक्स्ट अपकमिंग ईयर के लिए आ रहा है, तो इसमें सारा एस्टिमेटेड आता है। एंड गवर्नमेंट ऑफ इंडिया जो रहती है फर्स्ट डिसाइड करती है, क्या करती है, वो पहले अपना एक्सपेंडिचर को डिसाइड करेगी, देन डिसाइड रिसीट। पहले गवर्नमेंट ऑफ इंडिया क्या करती है बजट में, पहले गवर्नमेंट ऑफ इंडिया बजट में जो है एक्सपेंडिचर को डिसाइड करती है, देन ओनली उसमें क्या होता है, रिसीट्स आती है। ठीक है, मतलब कि कितना खर्चा करना है वो सारा हम लोग पहले बता देंगे, और फिर सोर्सेज ऑफ इनकम कहाँ से होगी वो सारी चीज़ें बाद में बताई जाती है बजट में। ठीक है, बजट मेनली एक्सपेंडिचर को टारगेट करता है। अब हम कंपोनेंट्स ऑफ बजट की बात करते हैं कि बजट के कौन कौन से कंपोनेंट्स है। तो बजट के कंपोनेंट्स की बात करते हैं तो इसमें आएगा हमारा रिसीट्स। ठीक है, फर्स्ट होता है हमारा रिसीट एंड सेकेंड कंपोनेंट इज हमारा एक्सपेंडिचर। ठीक है, दीज आर द टू कंपोनेंट्स ऑफ बजट। अब अगर बात करते हैं रिसीट की, तो रिसीट में भी दो आते हैं मेजरली, हम लोग रिवेन्यू रिसीट के बारे में पढ़ने वाले हैं एंड वी विल डिस्कस अबाउट कैपिटल रिसीट। सिमिलरली अगर हम एक्सपेंडिचर की बात करते हैं तो एक्सपेंडिचर में भी हम लोग दो चीज़ों के बारे में पढ़ेंगे, एक होगा हमारा रिवेन्यू एक्सपेंडिचर एंड द सेकेंड विल बी कैपिटल एक्सपेंडिचर। तो फटाफट इसको डीपली डिस्कस करते हैं कि व्हाट इज़ रिवेन्यू एक्सपेंडिचर और ये सारी चीज़ें चल क्या रही है। तो जस्ट होल्ड अ वाइल। ओके, सो लेट्स मूव फॉरवर्ड एंड नाउ वी विल अंडरस्टैंड रिसीट्स। देखो सबसे पहले अगर हम रिसीट्स की बात करते हैं तो रिसीट्स क्या होती है, तो रिसीट्स बेसिकली इज द इनकम ऑफ द गवर्नमेंट। जिस भी सोर्स से गवर्नमेंट को इनकम हो रही है, जिस भी सोर्स से गवर्नमेंट टैक्स को कलेक्ट कर रही है, सो दैट विल बी द पार्ट ऑफ रिसीट्स। अब रिसीट्स अगर हम देखें तो दो टाइप की होती है मेजरली, वही अभी हमने बात की थी, रिवेन्यू रिसीट्स एंड कैपिटल रिसीट्स। रिवेन्यू रिसीट्स क्या होती है, रिवेन्यू रिसीट्स एनी एक्सपेंडिचर ऑफ द गवर्नमेंट दैट डजंट चेंज द असेट और लाइबिलिटी ऑफ द गवर्नमेंट are the part of revenue expenditure. Revenue, sorry, I was explaining about receipts ना, ठीक है। If we will talk about receipts, तो रिसीट अगर हम देखें तो गवर्नमेंट, अगर हम लोग रिसीट्स की बात करते तो एनी रिसीट ऑफ द गवर्नमेंट दैट डजंट रिलेट विथ असेट और लाइबिलिटी आर द पार्ट ऑफ revenue receipts and any receipt of the government that changes or related to the asset or liability of the government are the part of capital receipt। मतलब कि अगर हम रिसीट की बात करते हैं या फिर तो क्या हो रहा है इसमें कि ना इनकम तो हो रही है, लेकिन रिवेन्यू रिसीट वो रिसीट होती है जिसमें क्या होता है असेट या लाइबिलिटी में गवर्नमेंट की कोई चेंज नहीं हो रहा है। ठीक है, रिवेन्यू रिलेटेड टू हमारे डे टू डे एक्सपेंडिचर से रिलेटेड होता है रिवेन्यू। ठीक है, और कैपिटल में क्या होता है, कैपिटल में हमारा जो है रिवेन्यू में अगर हम बात करते हैं तो रिवेन्यू रिसीट वो जो हमारे डे टू डे एक्सपेंडिचर से रिलेटेड होती है, और इसमें क्या होता है कि हमारी असेट या लाइबिलिटी में कोई चेंज नहीं हो रहा है। वहीं अगर हम कैपिटल रिसीट की बात करते हैं तो दीज आर द रिसीट्स विच लेड टू द चेंज इन द कैपिटल और असेट ऑफ द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। ठीक है, यहाँ पे जो है हमारे चेंजेस होते हैं असेट और लाइबिलिटी में, और रिवेन्यू रिसीट में कोई चेंजेस नहीं होते हैं। ठीक है, नाउ लेट्स मूव फॉरवर्ड। अगर हम बात करते हैं कि रिवेन्यू रिसीट्स में, तो रिवेन्यू रिसीट्स को फर्दर टू कैटेगरीज में डिवाइड किया गया है, दैट इज हमारे टैक्स और नॉन टैक्स। ठीक है, टैक्स हम लोगों ने देखा था कि रिवेन्यू रिसीट मतलब क्या, जो गवर्नमेंट की इनकम है, तो दो सोर्सेज से गवर्नमेंट की इनकम हो सकती है, एक होती है टैक्स और दूसरी होती है नॉन टैक्स। ठीक है, तो टैक्स विल इंक्लूड डायरेक्ट और इनडायरेक्ट टैक्स, है ना, दो, इसमें भी दो फर्दर कैटेगराइजेशन होगा हमारा, डायरेक्ट टैक्स और इनडायरेक्ट टैक्स। डायरेक्ट टैक्स वो टैक्सेस जो डायरेक्टली कौन पे करता है, विच आर डायरेक्टली पेएबल बाय द, मतलब जिस पे टैक्स लगना है वही क्या कर रहे हैं, पे कर रहा है उसको। ठीक है, और जो इनडायरेक्ट टैक्स होता है वो होता है जिसमें क्या होता है कि थर्ड पार्टी का इन्वॉल्वमेंट होता है। इसके एग्जांपल की बात कर दे तो डायरेक्ट टैक्स में आएगा हमारा कॉर्पोरेट टैक्स, इनकम टैक्स, मतलब जो बियरर है वो खुद ही पे करेगा। वहीं अगर इनडायरेक्ट टैक्स में क्या होता है कि जो टैक्स बर्डन होता है वो थर्ड पार्टी के ऊपर चल जाता है। एंड नॉन टैक्स जो रहती है इससे भी गवर्नमेंट की कुछ हमारी रिसीट देखने को मिलेगी। तो नॉन टैक्स विल इंक्लूड फीस एंड फाइन्स, जो भी हमारे फीस लग रहा है। लेट सपोज हम लोगों ने यूपीएससी का फॉर्म भरा, हमने एसएससी का कोई एग्जाम का फॉर्म भरा, अगर आपके ऊपर कोई फीस लग रही है, सो दैट विल बी द पार्ट ऑफ नॉन टैक्स रिवेन्यू रिसीट ऑफ द गवर्नमेंट। वहीं यूजर पे चार्जेस, ठीक है, क्या होता है हमारे घर में इलेक्ट्रिसिटी, लेट सपोज हम लोग एक महीने से हमारे घर पे नहीं है, बट स्टिल कुछ पेएबल हमको इलेक्ट्रिसिटी बिल हमारे घर पे आएगा। क्यों आएगा, क्योंकि यूज़र पे चार्जेस है ना, क्योंकि आप वो सर्विस को अवेल कर रहे हो, यू आर अवेलिंग द सर्विसेज, एंड आपको जो सर्विसेज अवेल हो उसके पीछे क्या हुआ, गवर्नमेंट ने पूरे एक इंफ्रास्ट्रक्चर का डेवलपमेंट किया है। सो इसलिए यूज़र पे चार्जेस मतलब एक मिनिमल अमाउंट जो रहता है, ठीक है, ये तो आपको पे करना ही होगा, उसके ऊपर जो भी आप यूज़ करोगे वो अलग से रहता है। लेकिन यूज़र पे चार्जेस वही कि आप, क्योंकि आप सर्विस अवेल कर रहे हो और आपको सर्विस अवेल करवाने के लिए गवर्नमेंट को इंफ्रास्ट्रक्चर का डेवलपमेंट करना पड़ा है। सो यूज़र पे चार्जेस विल बी द पार्ट ऑफ नॉन टैक्स रिवेन्यू रिसीट ऑफ द गवर्नमेंट। एंड फिर आता है प्रॉफिट एंड डिविडेंड, जो भी प्रॉफिट है, जो भी डिविडेंड है, दैट विल ऑल्सो बी द पार्ट ऑफ नॉन टैक्स। एंड इंटरेस्ट रिसीव्ड, गवर्नमेंट ने क्या किया था, कोई लोन दिया था, अब लोन पे हमको इंटरेस्ट आ रहा है,
सो दैट विल बी द पार्ट ऑफ रिवेन्यू रिसीट। क्योंकि देखो इंटरेस्ट जो आ रहा है इससे ना हमारी कोई एसेट में चेंज हो रहा है ना हमारी कोई लाइबिलिटी में चेंज हो रहा है, क्योंकि हमने सिर्फ दिया था और उसके ऊपर जो भी हमको इंटरेस्ट आ रहा है। सो दैट विल बी द पार्ट ऑफ रिवेन्यू रिसीट। एंड ग्रांट्स, अगर हमने किसी को कोई ग्रांट्स, हमको किसी से कोई ग्रांट्स आ रहा है, लेट्स सपोज हमारी कोई फॉरेन गवर्नमेंट से कोई ग्रांट्स आए या फिर है ना कोई भी एक इंस्टीट्यूशन से कोई ग्रांट्स आ रहे हैं, सो ये भी हमारा रिवेन्यू रिसीट्स का पार्ट होगा। अब वहीं अगर हम कैपिटल रिसीट की बात करते हैं, सो एनी रिसीट ऑफ द गवर्नमेंट दैट चेंजेस और रिलेटेड टू द असेट और लाइबिलिटी ऑफ द गवर्नमेंट आर द पार्ट ऑफ कैपिटल रिसीट। इट इंक्लूड्स द फॉलोइंग, लाइक सपोज हमारा इसमें कौन कौन सी चीज़ें आती है। सबसे पहला आएगा हमारा बोरोइंग और लोन टेकन फ्रॉम एनी स्टेट और थर्ड पार्टी बाय द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। सो मतलब हम लोगों ने कोई लोन लिया है, ठीक है, हमने लोन लिया तो हमारे पास इनकम हुई, पैसा हम लोगों के पास आ रहा है, बट इससे क्या हो रहा है, हम लोगों ने ठीक है लोन लिया, लेकिन अब लोन लिया तो हमारी क्या हो रही है, लाइबिलिटी हो रही है, हमारे ऊपर कर्ज हो रहा है। लाइबिलिटी मीन्स कर्जा। तो अब क्योंकि हमारे ऊपर कर्जा हो रहा है तो हमारी लाइबिलिटी इंक्रीज हो रही है, ठीक है, हमारी लाइबिलिटी इंक्रीज हो रही है। सो लोन विल बी द पार्ट ऑफ कैपिटल रिसीट। वहीं अगर हम लोग डिसइन्वेस्टमेंट, ठीक है, हमने क्या करा, कोई भी पीएसयू थी या फिर गवर्नमेंट कोई भी फर्म थी, हम लोगों ने उससे क्या करा, डिसइन्वेस्टमेंट किया, गवर्नमेंट ने अपना पैसा निकाल लिया। सो उससे भी क्या हुआ, हम लोगों ने पैसा निकाला, हमारी असेट में से पैसा निकाल रहे हैं, तो ठीक है, ये हमारी असेट्स होती हैं, गवर्नमेंट फर्म्स जो भी असेट्स है, तो हम लोगों ने उसका डिसइन्वेस्टमेंट करा, तो यहाँ से भी जो हमारा असेट और लाइबिलिटी में चेंज हो रहा है। सो अगेन कैपिटल रिसीट का पार्ट होगा। रिकवरी ऑफ लोन, ठीक है, अगर हमने किसी को कोई लोन दिया था और वो लोन उन्होंने वापस पे कर दिया, ठीक है, हमने लोन दिया था किसी को, ठीक है, अब वो लोन हमारा आ रहा है तो उससे हमारी असेट इंक्रीज हो रही है। सो अगेन कैपिटल रिसीट का पार्ट। सो दिस वे आपको अंडरस्टैंड करना पड़ेगा कि रिसीट का मतलब होता है इनकम, ठीक है, और कैपिटल मतलब कि जिससे हमारी एसेट और लाइबिलिटी में चेंज हो रहा है। रिवेन्यू मतलब जिससे एसेट और लाइबिलिटी में कोई चेंज नहीं हो रहा है, ये हमारे डे टू डे एक्सपेंडिचर से रिलेटेड होते हैं, ठीक है। सो दिस इज ऑल अबाउट रिसीट्स ना। हम लोगों ने पूरा अच्छे से देख लिया कि रिसीट्स को भी हम लोगों दो कैटेगरीज में डिवाइड करा है, रिवेन्यू एंड कैपिटल, एंड दिस इज हाउ ऑल मैकेनिज्म वर्क फॉर द गवर्नमेंट। नाउ एक्सपेंडिचर की बात करते हैं, तो ठीक है, एक्सपेंडिचर की फटाफट बात करते हैं। एक्सपेंडिचर अगेन दो टाइप के होते हैं, रिवेन्यू एक्सपेंडिचर एंड कैपिटल एक्सपेंडिचर। सो रिवेन्यू एक्सपेंडिचर, अब देखो यहाँ पे अगर आप रिवेन्यू टर्म देखोगे तो आपको फटाफट समझ आना चाहिए कि रिवेन्यू मतलब कि हमारा रिलेटेड टू डे एक्सपेंडिचर, ठीक है। सो इसमें जो है क्या होगा, रिवेन्यू में कोई भी असेट या लाइबिलिटी में चेंज नहीं होना है, ठीक है, इसमें सिर्फ क्या होगा, हमारा असेट और लाइबिलिटी में कोई चेंज नहीं होगा, और डायरेक्टली क्या होगा कि जो भी हमारे डे टू डे एक्सपेंडिचर्स हैं वो सारे इसके पार्ट होंगे। इसका एग्जांपल है कि अगर बात करते हैं कौन कौन से इसमें आइटम्स आते हैं, तो आइटम्स विल बी, फर्स्ट होगा हमारे एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंसेस। एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंसेस कौन से होते हैं, तो एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंसेस विल इंक्लूड वो एक्सपेंसेस जो कि क्या कर रहे हैं, हमारे डे टू डे, जैसे हमारे ऑफिस में हम लोगों ने कोई एक्सपेंडिचर करा, हम लोगों ने लेट सपोज स्टेशनरीज मंगवाई, सो ये हमारे एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंडिचर, इससे हमारी एसेट और लाइबिलिटी में कोई चेंज हो रहा है क्या, नहीं हो रहा है ना। सो इसलिए ये हमारे एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंडिचर का पार्ट होंगे, ठीक है। और जैसे हमारी सैलरीज हम लोगों ने दी है, तो सैलरीज विल अगेन विद द पार्ट ऑफ रिवेन्यू एक्सपेंडिचर, क्योंकि इससे हमारी एसेट और लाइबिलिटी में कोई चेंज नहीं हो रहा है, तो हमारे डे टू डे एक्सपेंडिचर है। अगर आपने किसी को हायर किया तो आपको उसको सैलरी देनी पड़ेगी ना, आपको पेंशन देनी होगी। सो सैलरीज, पेंशन, है ना, ये सारा रिवेन्यू एक्सपेंडिचर का पार्ट हो गया। फिर आता है हमारा सब्सिडीज मतलब कि हम लोग फूड पे, फर्टिलाइजर्स पे, क्रूड ऑयल पे, और इस पर क्या करी गवर्नमेंट, हमको सब्सिडीज़ देती है। सो सब्सिडीज से क्या एसेट और लाइबिलिटी में चेंज हो रहा है, नहीं। सो वो एक्सपेंडिचर जिससे एसेट और लाइबिलिटी में चेंज नहीं होता है वो हमारे रिवेन्यू एक्सपेंडिचर। दैन फिर गवर्नमेंट स्कीम्स आ गई, डिफेंस एक्सपेंसेस। यू मस्ट हैविंग अ क्वेश्चन कि डिफेंस एक्सपेंसेस कैसे रिवेन्यू एक्सपेंडिचर का पार्ट हो सकते हैं। सो आइए फटाफट समझते हैं कैसे हो सकते हैं। देखो, डिफेंस माना हम लोगों ने कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया क्या कर रही है, बहुत एक्सपेंडिचर करती है, और डिफेंस से क्या हो रही है, हमारी मिलिट्री पावर स्ट्रेंथन होती है। लेकिन स्टिल ये हमारा रिवेन्यू एक्सपेंडिचर का पार्ट इसलिए है क्योंकि अभी भी हमारी जो गवर्नमेंट है, मतलब गवर्नमेंट ऑफ इंडिया में, मतलब जो हमारी आर्मी है, वो इतनी कैपेबल नहीं है कि वो प्रॉफिट या फिर असेट्स क्रिएट कर सके आउट ऑफ जो भी हम डिफेंस एक्सपेंसेस करते हैं उनसे। हम लोग क्या कर रहे हैं कि अभी भी, आज भी हम लोग, हमारा मोस्ट ऑफ द जो हमारे आर्मी के वेपन्स है वो सारे क्या कर रहे हैं, इंपोर्ट करते हैं दूसरे देशों से, ठीक है, इंपोर्ट कर रहे हैं हम लोग। और इसमें जो है हम लोग कोई प्रोडक्शन तो कर नहीं रहे ना, हम लोग प्रोडक्शन करते हैं। हम लोगों ने बेसिकली थोड़ी बहुत चीज़ें, जैसे कि हमारे ब्रह्मोस मिसाइल, ठीक है, ब्रह्मोस हम लोगों ने बनाया है। अब
यू मस्ट बी हैविंग अ क्वेश्चन कि ब्रह्मोस बनाया हम लोगों ने तो, है ना, हमारा आत्मनिर्भर भारत के तहत तो कितने सारे इक्विपमेंट बनाए और हम लोग एक्सपोर्ट भी करते हैं, तो ये तो हमारी एसेट होनी चाहिए। बट ये एसेट इसलिए नहीं आएंगी क्योंकि इसमें क्या हो रहा है कि जैसे हम लोगों ने ब्रह्मोस बनाया, ठीक है, अगर आपने ब्रह्मोस मानो सेल भी कर दिया तो आपने 2000 CR मानो उससे प्रॉफिट कमाया, बट स्टील जो हमारे एक्सपेंसेस है वो बहुत ज़्यादा है जितना हम उससे कमा पा रहे हैं ब्रह्मोस सेल करने के बाद में, ठीक है। दूसरी जो भी हम लोग मशीनरीज, जो भी वेपन्स हम लोग सेल कर रहे हैं उससे ज़्यादा हम लोग इंपोर्ट करते हैं, इसलिए डिफेंस जो है एक्सपेंडिचर वो हमारे रेवेन्यू एक्सपेंडिचर में होगा, इससे कोई एसेट और लाइबिलिटी में चेंज नहीं हो रहा है। एंड फिर आएगा इंटरेस्ट पेड बाय गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। अगर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया कुछ इंटरेस्ट पे करती है किसी को, हमने कोई लोन लिया, अब हम लोगों ने उस पर इंटरेस्ट पे किया, सो दैट विल बी द पार्ट ऑफ रिवेन्यू एक्सपेंडिचर। क्योंकि इसमें क्या हो रहा है कि जैसे हम लोगों क्या कर रही तू? रिकॉर्डिंग ये ला दे। काय कर रही? नेक्स्ट वी विल कम टू, अब जैसे हम लोगों ने बात कर ली कि रिवेन्यू एक्सपेंडिचर में एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंसेस, सब्सिडीज, गवर्नमेंट स्कीम, डिफेंस, सारी चीज़ आती है। इंटरेस्ट अगर गवर्नमेंट ने किसी को पे किया है, ग्रांट्स अगर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया किसी को देती है, तो ये भी क्या होंगे हमारे रिवेन्यू एक्सपेंडिचर के पास है। ग्रांट्स क्यों? क्योंकि किसी ना असेट में चेंज हो रहा है ना लाइबिलिटी में चेंज हो रहा है। अब आता है फटाफट कैपिटल एक्सपेंडिचर। तो कैपिटल एक्सपेंडिचर एनी एक्सपेंडिचर ऑफ द गवर्नमेंट दैट चेंजेस असेट और लाइबिलिटी ऑफ द गवर्नमेंट और एनी expenditure of the government related to asset or liability of the government are the part of capital expenditure. It include, अभी क्या क्या इंक्लूड करता है, सो फटाफट देखते हैं कि इसमें क्या क्या चीज़ें आती है। इसमें आएगा हमारे इंफ्रास्ट्रक्चर। अगर गवर्नमेंट ने, लेट सपोज गवर्नमेंट ने कोई डैम बनाया है, गवर्नमेंट ने कोई स्कूल बनाया है, तो गवर्नमेंट ने क्या करा, कोई भी इंफ्रास्ट्रक्चर, कोई बिल्डिंग बनाई है, कोई ऑफिस बनाया, तो सारी इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट क्या होगा, हमारा कैपिटल एक्सपेंडिचर का पार्ट होगा। लोन्स टू एनी स्टेट, फॉरेन गवर्नमेंट और ये सारी चीज़ें क्या होंगी, हमारा कैपिटल एक्सपेंडिचर का पार्ट। क्योंकि अगर हमने किसी को लोन दिया है, तो लोन दिया है मतलब पैसा जा रहा है, एक्सपेंडिचर हो रहा है, और लोन दिया है मतलब क्या हो रही है, हमारी एसेट क्रिएट हो रही है और सामने वाले की लाइबिलिटी बन रही है। हम लोगों ने क्या करा, लोन दिया है, कभी भी हम अपना लोन रिकवर कर सकते हैं, सो कैपिटल एक्सपेंडिचर। रिटर्निंग ऑफ लोन, अगर हमने किसी को लोन पे कर दिया वापस, तो हमारी लाइबिलिटी कम हो रही है। ऊपर हमारी क्या बन रही थी, एसेट क्रिएट हो रही थी, और नीचे हमने रिटर्न कर दिया हमारे लोन को, तो इससे क्या हो गया, हमारी लाइबिलिटी पे फ़र्क पड़ेगा, लाइबिलिटी कम हो जाएगी, सो कैपिटल एक्सपेंडिचर का पार्ट है। अब यहाँ पे एक छोटा सा क्वेश्चन अगर हम आपके दिमाग में आ रहा हो कि जो हॉस्पिटल्स होते हैं, गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स, क्या ये हमारे कैपिटल एक्सपेंडिचर का पार्ट है? सो नो, क्योंकि गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स में क्या होता है, खर्चा ज़्यादा होता है लेकिन इनकम उतनी नहीं हो पाती कि हमको प्रॉफिट हो, ठीक है। स्टील बस हम लोग हमारा जो डे टू डे एक्सपेंडिचर है वही अच्छे से निपटा लें, इसलिए क्या होगा, ये सारी चीज़ें हमारे रिवेन्यू एक्सपेंडिचर में आ जाएंगी। हॉस्पिटल्स बेसिकली गवर्नमेंट हॉस्पिटल। वहीं अगर हम प्राइवेट हॉस्पिटल्स की बात करते हैं तो या दैट विल बी द पार्ट ऑफ कैपिटल एक्सपेंडिचर, क्योंकि हाई अमाउंट ऑफ प्रॉफिट अर्न होता है इसमें, ठीक है। तो जो सीरीज़ है इसको पार्ट 2 में कंप्लीट करेंगे, क्योंकि अभी तो हम लोगों ने एक्सपेंडिचर तक पढ़ लिया। अब आगे हम लोगों को फटाफट पढ़ने के डेफिसिट कैसे होते हैं, फिस्कल पॉलिसी किस तरीके से रेगुलेट की जाती है, फिस्कल पॉलिसी का इम्पैक्ट क्या होता है। सो स्टे ट्यून एंड फटाफट जो है एक बार हम लोग क्विक रिविजन ले लेते हैं इसका, कि हम लोगों ने देखा था एक्सपेंडिचर, फिर हम लोगों ने रिसीट्स के बारे में देखा था कि दो टाइप की रिसीट्स कौन कौन सी होती है, कंपोनेंट्स ऑफ बजट देखे थे, है ना, बजट के दो कंपोनेंट होते हैं, एंड यहीं पे हमारे गवर्नमेंट ऑफ इंडिया फिस्कल पॉलिसी क्या होता है, सारी चीज़ें हम लोगों ने देखी थी। आई होप यू आर लाइक द लेक्चर एंड प्लीज सपोर्ट माई चैनल इफ़ यू लाइक, एंड पार्ट 2 का बहुत ही जल्दी अपलोड किया जाएगा, सो स्टे ट्यून। थैंक यू फॉर वॉचिंग।